हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट के राउंड 2 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस ये आउट हो चुके हैं कि आपको यूपी नीट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में किस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हो। फर्स्ट राउंड वाले बच्चे कैसे अपग्रेड करेंगे, रिज़ाइन कब तक करना है, रिज़ाइन का रूल क्या है, फ्री एग्जिट कब तक अवेलेबल है, कब तक आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ESIC कॉलेज जो नोएडा में बढ़ा है उसके कुछ सीट्स स्टेट कोटा के अंदर आ रही हैं। ये पूरा का पूरा क्या अपडेट है वो मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी तक आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को यूपी नीट या नीट की काउंसलिंग को एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में सीटों का आवंटन स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है, राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है, वो डायरेक्टली राउंड 2 के लिए क्वालिफाइड हैं। उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दैट मीन्स ना तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ना आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी है। हाँ, चॉइस फिल करनी है, आप चॉइस जरूर फिल कीजिएगा। चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइसेस लॉक भी करनी है। अगर आप चॉइसेस लॉक नहीं करेंगे तो आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र न लेने, सुनो सिंपल लिखो। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करवाना है, तो आप बिल्कुल चुपचाप अपने घर पे बैठे रहो, आपका डायरेक्टली फ्री एग्जिट हो जाएगा। अगर आपने एडमिशन वगैरह ले लिया है, अब आपका मूड चेंज हो रहा है कि यार अब मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना है, तो यहाँ से आप रिज़ाइन दे सकते हो, तब भी आपका फ्री एग्जिट ही होगा। फ्री एग्जिट का मतलब जो आपकी सिक्योरिटी मनी जमा करी है आपने, वो सेफ रहेगी और आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल भी हो। ये फ्री एग्जिट का मतलब होता है। रिज़ाइन के बाद भी आप राउंड 2 में जा सकते हो। चौथा नंबर पॉइंट का है, यूपी नीट यूजी 2025 के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण सिक्योरिटी धनराशि निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा की गई है एवं उनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका है, ऐसे अभ्यर्थी ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह होंगे। ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो, ये पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को प्रथम चक्र की रिक्त, वैकेंट या नॉट रिपोर्टेड एवं रिजाइन सीटें क्लियर कट वैकेंसी के तौर पर प्रदर्शित की जाएंगी। जो क्लियर कट वैकेंसी के तौर पे आएंगी, दैट मीन्स वो ये समझ लो कि या तो वो कंप्लीटली वैकेंट है, मतलब किसी बच्चे को अलॉट ही नहीं हुई है, या फिर अलॉट हुई थी तो बच्चे ने नॉट रिपोर्टेड रिपोर्ट नहीं करी है, और उसके बाद जो भी रिजाइन के लिए विंडो आया है वो रिजाइन दे दिया है बच्चों ने। दैट मीन्स उस पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि एडमिट हो, या किसी बच्चा कोई वो सीट होल्ड की हो, तो वो क्लियर कट वैकेंसी के तौर पे आएंगी। इसके बाद अब आपकी सीट आएंगी सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन। मतलब क्या होता है इसका, कि सीट बच्चा लिए हुए है लेकिन वो कैंसिल हो सकती है। जैसे सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन सीटें एक प्रकार की वर्चुअल वैकेंसीज हैं, जो कि पूर्व में प्रवेशित अभ्यर्थी की सीट यदि अपग्रेड होती है, बताया ना मैंने सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, कि जैसे मान लो राउंड 1 में कोई बच्चा ए सीट को होल्ड किया लेकिन वो अपग्रेड होकर बी सीट में जाना चाहता है, तो ये ए सीट जो है, ये सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन आपको दिखाई देगी कि अगर ए सीट से बी सीट में वो स्टूडेंट्स चला गया तो ये सीट रिक्त हो जाएगी। तो ये वाली सीट जैसे ही वैकेंट होगी, ये वैकेंट सीट भी आप लोगों को आपकी मेरिट, दैट मीन्स जो आपका नीट रैंक है उसके बेस पे अलॉट की जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अभ्यर्थियों द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों की सीट पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस फिल की जाए। अभ्यर्थी द्वारा, देखो सिंपल सा फंडा है, आपको जो भी कॉलेज चाहिए, जैसे आपने A B C D E F इतने कॉलेज भर रखे थे, अब आपको कॉलेज ई अलॉट हो गया, राउंड 1 में कॉलेज ई अलॉट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि आपको D C B A में से कोई मिल जाए, तो आप क्या करोगे, अपग्रेड में जाओगे। अपग्रेड में जैसे ही जाओगे, तो अब आप ये ध्यान रखो कि जब आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो उसमें ई कॉलेज को ना फिल करो, क्योंकि ई तो आपको ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। अगर आप फिर से ई को इंक्लूड कर दोगे और आपको फिर ई अलॉट हो गया, तो आपको फिर से फॉर्मेलिटी सेम करनी पड़ेंगी। इसलिए अब ABCD डालो, एफ को भी, एफ ने आप नीचे डाला था ना, तो एफ भी आपको नहीं चाहिए, तो आप एफ भी मत इंक्लूड करो, अब सिर्फ ABCD डालो, तो इन्हीं में आपको सीट अलॉट होगी। एक चीज। दूसरा, जैसे मान लो अब राउंड 1 में सीट आपको मिल गई, आप अपग्रेड करके राउंड 2 में गए, अब राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिली अपग्रेडेशन में, तो आप सिंपली राउंड 3 के लिए फिर से अपग्रेडेशन में डाल सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस ये याद रखना कि जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो चॉइसेस को लॉक जरूर करना। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आप कुछ भी चॉइसेस फिल कर दो, आपकी फिल्ड चॉइसेस मानी नहीं जाएंगी। ठीक है, अगर एक बार आपने चॉइसेस लॉक कर दी तो आपकी लॉक चॉइसेस के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी। ये आपको सबको पता है। जैसे ही आपको सीट मिलेगी आपकी पुरानी वाली सीट चली जाएगी, और पुरानी वाली सीट गई तो वैसे ही आपको पीछे वाली सीट छोड़ के जो न्यू अलॉट हो रही है सीट, उस सीट पे आपको एडमिशन लेना है। ये समझ लीजिए। पूर्व की भांति ही नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट। अब देखिए बात आती है ईएसआईसी कोटा की। ईएसआईसी कोटा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बोल लीजिए कि बच्चों के लिए कुछ वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं यूपी नीट के अंदर। एटलीस्ट ना सही से कुछ तो सही। देखो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नोएडा है, इसकी 50 सीटें 50 सीटों का इसे परमिशन मिला है। ठीक, अब ईएसआईसी में क्या होता है, ईएसआईसी का एक कोटा होता है आईपी कोटा। तो 50% सीट्स इसमें चली जाती हैं आईपी कोटा में, और 50% सीट हो जाती हैं ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल। देखो ये ईएसआईसी कॉलेज एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज है। अभी जब इसकी फीस दिखाऊंगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि हाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है। ये जो 50% आईपी कोटा के लिए सीट गई, ये सीट फिल करी जाएंगी एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू। जो आईपी कोटा, इसमें जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ईएसआईसी में जॉब करते हैं उनके पास इसका सर्टिफिकेट होगा, ईएसआईसी का सर्टिफिकेट, तो वो अपना ये कोटा लेके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उनको मेरिट में भी फायदा मिलेगा और ईएसआईसी की फीस में भी फायदा मिलेगा। एक चीज याद रखिएगा, ईएसआईसी का जो बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड वगैरह या सीट लिविंग बॉन्ड, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी ईएसआईसी कॉलेज हो, किसी भी स्टेट में हो, ईएसआईसी के रूल एप्लीकेबल रहते हैं उसके अंदर। अब जो ये 50% सीट्स बची हैं, ये तो गवर्नमेंट सीट हो गई, मतलब ओपन फॉर ऑल हो गई। तो इन 50% सीट्स का जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए जाएंगी। दैट मीन्स ये 15% सीट्स भी एमसीसी के थ्रू ही फिल होंगी, बट ये ओपन नेचर की होंगी। ओपन नेचर का मतलब ये नहीं कि ओपन कैटेगरी के लिए होगा, ओपन नेचर की होंगी ये। इसके बाद जो 85% सीट्स बची, कौन सी 85%, इन 50% का जो 85% बची वो स्टेट कोटा में आएंगी। दैट मीन्स यूपी नीट के थ्रू फिल करी जाएंगी, वो यूपी नीट के थ्रू। अब यूपी नीट के थ्रू जो 85% सीट आई, किसका, 25% का 25 सीट का 85% जो सीट रहेंगी वो यूपी नीट के थ्रू आएंगी। और इसमें रिजर्वेशन वही लगेगा जो यूपी के अंदर यूपी नीट में रिजर्वेशन दिया गया है, सेम वही रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। कि अनरिजर्व के लिए क्या है, जैसे ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, एससी का, एसटी का, ये जिसका भी जितना भी रिजर्वेशन है वो इन 85% सीट पे लगेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो 25 सीट थी, 25 सीट का 15% कितना होगा, ये होगा 37, 3-4 सीट जाएंगी उधर के लिए। मतलब आप ये समझिए, रुको, 25 सीट है, इसका 15% कितना होगा, 4 सीट जाएंगी लगभग ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक, अब 21 सीट जो बचेंगी वो 21 सीट आएंगी स्टेट कोटा के लिए। सिंपल सा फंडा है ये। अब इन 21 सीट में आपका लगेगा रिजर्वेशन, तो जिसकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब ये ईएसआईसी कॉलेज है, ईएसआईसी कॉलेज की फीस अभी आपको मैं दिखा दूंगा, आप लोग समझ लीजिए। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, राजकीय तथा निजी क्षेत्र में मेडिकल डेंटल कॉलेजों की द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हाँ, राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो अब आपको सीट अलॉट होने के बाद उसमें एडमिशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। देन नेक्स्ट, राजकीय तथा निजी क्षेत्र की मेडिकल कॉलेजों तो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेते हैं तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त हो जाएगी। देखो, चाहे आपको डायरेक्ट सीट मिले, चाहे आपको अपग्रेड होकर सीट मिले, लेकिन आपने अगर राउंड 2 में पहुंच गए आप और राउंड 2 में सीट मिल गई और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी राउंड 1 के रूल ही लग रहे हैं।
अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो या यहाँ से एग्जिट करना चाह रहे हो तो रिजाइन दे दो, सीधा रिजाइन दोगे, आपकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या बोला है आप लोगों से, अगर आपको, ये तो ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो चुका है कि जैसे आपको राउंड 2 में कोई सीट मिलती है तो आपको नोडल सेंटर जाना होगा, नोडल सेंटर जाके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के कंप्लीट एडमिशन फीस करनी हो। ये इन लोगों ने क्या बोला, ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग बोला गया है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क, ये ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में MBBS कॉलेज हो चाहे BDS कॉलेज हो, इन दोनों कॉलेजेस के लिए ये है कि अगर आपको सीट मिलती है तो आपको CTS बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो कि डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी टेबल एट लखनऊ के फेवर में बनेगा। इसको संबंधित नोडल सेंटर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। अब प्राइवेट कॉलेजेस के नोडल सेंटर भी आपको पता होगा, लिस्ट आती है, पूरी एक लिस्ट है कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको कौन सा कॉलेज मिला है तो आपका नोडल सेंटर कौन सा जाके बनेगा। उस नोडल सेंटर में आपको CTS डिमांड ड्राफ्ट में आपकी जो ट्यूशन फीस है, ओनली ट्यूशन फीस है जो, वो CTS डिमांड ड्राफ्ट में ले जाके और वहाँ नोडल सेंटर में जमा करनी है। कॉलेज में जाके नहीं जमा करनी है, आपको नोडल सेंटर में जमा करनी है ओनली ट्यूशन फीस। इसके बाद जो अमाउंट रहेगा रिमेनिंग, वो आपको जाके कॉलेज में जमा करना होगा जब आप एडमिशन लेंगे। आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को मेडिकल डेंटल कॉलेज नोडल सेंटर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। यूपी नीट UG 2025 हेतु निर्धारित विषयक शासनादेश दिनांक कितने एवं ब्रोशर, इनका मतलब ये है कि जो यूपी नीट का ब्रोचर आया था, बाकी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यथावत रहेंगे, वो आपके ऊपर लगते रहेंगे। तो ये था राउंड 2 का जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे कि आप किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हो और आप किस तरीके से फ्री एग्जिट ले सकते हो, आपके ऊपर कौन कौन से रूल लगेंगे। अब आपको मैं ESIC कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, जो ESIC कॉलेज नोएडा का है, जिसका फीस स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है। ट्यूशन फीस 24,000, कॉशन डिपॉजिट 5,000 रिफंडेबल, हॉस्टल फीस 10,000, हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल 10,000, तो टोटल 49,000 लगेगा। ठीक है, आपको ये बनवाना क्या है, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 49,000 शैल बी ड्रॉन फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक इन फेवर ऑफ ESIC अकाउंट नंबर 1 पेबल एट नोएडा। ये जो मैंने फीस बताई आपको, ये IP कोटा स्टूडेंट्स के लिए फीस है। इसके बाद अगर आप फॉर स्टेट कोटा स्टूडेंट, अगर आप स्टेट कोटा से आओगे तो आपको 1,25,000 रुपये टोटल फीस पड़ेगी, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। वहीं अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आओगे तो ऑल इंडिया कोटा से भी टोटल आपको 1,25,000 फीस ही पड़ेगी। मैंने बताया ना आपको कि ऑल इंडिया कोटा में आपको, मतलब ऑल इंडिया कोटा में जो सीट जा रही हैं वो किस तरीके से सीट जा रही हैं। अब आपको रिजाइन रूल बता देता हूँ कि रिजाइन रूल क्या कहता है। यहाँ पे यूपी में अगर यूपी नीट के थ्रू आप राउंड 1 में एडमिटेड हो, एडमिटेड की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन ले रखा है कॉलेज में। अब आपका अचानक से मूड स्विंग होता है, आप सोचते हो कि यार ये कॉलेज सही नहीं है, मैं इस कॉलेज को लीव करना चाहता हूँ, क्विट करना चाहता हूँ, छोड़ना चाह रहा हूँ। अभी आपके पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रिजाइन कर सकते हो। देखो ये पूरा पढ़ो, यूपी नीट UG 2025 हेतु नीति निर्धारक विषयक शासनादेश संख्या इतने दिनांक 18 जून 25 एवं ब्रोचर में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों में MBBS BDS पाठ्यक्रमों में प्रथम चरण की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लिया, मैंने बोला ना भी अगर आप एडमिशन ले चुके हो तो तत्पश्चात प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 13 सितंबर 2025 की अपराह्न 5 बजे तक प्रवेशित सीट से संबंधित नोडल सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्यागपत्र दे सकते हैं। आज हम लोग बैठे हैं 11 सितंबर 2025, आपको टाइम दिया गया है 13 सितंबर 2025 तक अपराह्न 5 बजे, मतलब शाम को 5 बजे तक आपको 5 PM तक आपको ये दे देना है रिजाइन। और ये इंश्योर करना है कि आपका ये रिजाइन ऑनलाइन अपलोड किया जाए। और रिजाइन देना कहाँ है जाके, आपको नोडल सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से रिजाइन देना है, जाके नोडल सेंटर में आपको रिजाइन देना है ताकि ये रिजाइन अपलोड किया जा सके। याद रखना, अगर 13 सितंबर के बाद टाइमिंग के बाद अगर आप लेट हुए, मतलब 6 बज गया 7 बज गया आपने अपलोड नहीं करवाया या आप लेट हो गए या 14 सितंबर को आपका मन करता है कि यार रिजाइन दे दूं, तो आपके ऊपर राउंड 2 के रूल लागू हो जाएंगे। दैट मीन्स आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी पूरी, ये समझ लीजिए आप। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप आराम से फ्री एग्जिट ले सकते हो, चाहो तो रिजाइन दे दो, जब मन हो जब रिजाइन दे दो, बट 13 सितंबर 2025 के पहले
शाम को 5 बजे के पहले पहले आपको रिजाइन दे देना है, नोडल सेंटर में जाकर रिजाइन देना है, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो, जिसमें कि ईएसआईसी कोटा की जो सीट्स बढ़ी हैं वो भी मैंने आपको बता दी। न्यू जीएमसीज आने के चांसेस दिख रहे हैं यूपी के अंदर, बट अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा। करियर सपोर्ट नीट बहुत ही सब्सिडाइज रेट में पेड काउंसलिंग ऑफर करता है, आप लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, आप लोगों की पूरी काउंसलिंग कर दी जाए, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर